हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से सेशन में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस आप सभी को पता ही होगा कि जीएस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। और अगर मैं बात करूं सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सीयूईटी, क्लैट या अदर एंट्रेंस एग्जाम कोई भी, तो हम यहां पर जीएस एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ताकि जिन बच्चों का जीएस में कोई इंटरेस्ट ना हो या जिन्होंने अभी तक जीएस कभी पढ़ी ही ना हो, जैसे कि साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से जो बच्चे आते हैं, उनका बहुत कम इंटरेस्ट होता है जीएस में। तो दोस्तों, हम यहां पर जीएस बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। तो जो बच्चा जिसको जीएस में दिक्कत रही हो स्टार्टिंग से, या फिर वो रट के चीजें चलता हो जीएस में, तो अब हम यहां पे बिल्कुल एकदम समझ के जीएस चलेंगे और एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में जीएस को पढ़ेंगे। तो चलो मेरे साथ जुड़कर इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और अपनी जीएस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सर जीएस में सिलेबस क्या क्या आता है, कि सर जीएस में सिलेबस क्या क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने आज के पहले पॉइंट से, जो कि हम करेंगे अपना सिलेबस डिस्कशन। चलो तो सर तो देखते हैं। तो जीएस के अंदर टोटली होते हैं 7 सब्जेक्ट, या आप फिर उनको 7 पॉइंट समझ लो, या फिर आप उनको 7 पार्ट समझ लो। तो जैसे कि अभी आपको बताता हूं, तो हमारा पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है पॉलिटी, सेकंड हिस्ट्री, थर्ड होता है ज्योग्राफी, एंड फोर्थ होता है इकोनॉमिक्स, एंड फिफ्थ इज स्टैटिक जीके, एंड सिक्स्थ इज साइंस। और यहां जो साइंस आएगी वो सिर्फ 10th बेस तक होती है। सिर्फ कितना? सिर्फ 10th बेस तक। कितना भाई? 10 तक। सर क्या तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं? हाँ, तीनों के तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं यहां पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अच्छा सर, सेवेंथ पार्ट होता है हमारा करंट अफेयर्स। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी मैं बात कर लेता हूं, कोई एग्जांपल लेते हैं किसी एक एग्जाम का। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं भाई सीयूईटी, यूजी एंड पीजी। सीयूईटी, यूजी एंड पीजी की अगर मैं बात करूं, तो सर यहां का जो वेटेज होता है मैक्सिममली, सब पहली चीज, हर एक कोर्स पे अपना डिफरेंट पोर्शन देता है ये, ठीक है। जैसे कि अभी अगर जो मैं बात करूं जीएटी के सेक्शन की, जीएटी के अगर मैं सेक्शन की बात करता हूं यूजी के हिसाब से, सीयूईटी यूजी के हिसाब से अगर मैं जीएटी की बात करता हूं, तो उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस कवर करेंगे यहां से हम? 25 क्वेश्चन। पहली चीज, कितने क्वेश्चन सर? 25 क्वेश्चंस। और सर 25 क्वेश्चंस किस किस हिसाब से? ये 7 सब्जेक्ट में से हर एक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा आज तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहा जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हो, हमेशा आता है। जैसे कि सर पॉलिटी सर 3 से 4 क्वेश्चन, सर जैसे कि हिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन, सर ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन, सर इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा सर स्टैटिक जीके मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। सर 7 क्वेश्चन लगभग मान लेते हैं, 6 से 7 मान लेते हैं, चलो 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। सर फिजिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, और सर करंट अफेयर्स सर वही सेम, सर 6 से 7 क्वेश्चन। तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई? सर एक तो क्या बोलते हैं, एक तो सर स्टैटिक जीके, एक सर स्टैटिक जीके, और एक है करंट अफेयर्स। इनको सबको बिल्कुल एकदम अच्छे से करेंगे।
ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज, इतना सारा सिलेबस है सर, कैसे फिर चीजें आगे बढ़ाएंगे हम? अच्छा, हम एक अपनी अप्रोच रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। कौन सी सर? एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। हम सारी की सारी चीजें उसी हिसाब से चलेंगे जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, जो आपके एग्जाम का क्या है सर? पैटर्न है। क्लियर? चलो, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग जहां से हम करेंगे वो हम करेंगे सर इंडियन पॉलिटी से। किससे सर? इंडियन पॉलिटी से। चलो भाई, इंडियन पॉलिटी। अच्छा सर, अगर जो हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने संविधान की, तो सर संविधान के अंदर जो हमने पढ़ना होता है वो हमने पढ़ना होता है राज व्यवस्था। बेसिकली उसी चीज को हम बोलते हैं पॉलिटी। क्या सर? पॉलिटी। तो अगर मैं बात करूं पॉलिटी के सिलेबस की, कि सर इसका भी तो कुछ ना कुछ सिलेबस होता होगा ना? बिल्कुल होता है सर, बट हम इस सिलेबस को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में ही चलेंगे लेकर। कैसे चलेंगे? एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि हमने सिर्फ वही चीजों पे मेन फोकस रहे जो हमारे एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर? तो भाई अब मैं इसके सिलेबस की डिस्कशन कर लेता हूं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होता है इसके अंदर वो होता है सर बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर सेकंड पॉइंट होता है मेरा प्रियम्बल। प्रियम्बल। सर थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है मेरा सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर जो फोर्थ पॉइंट मेरा आता है वो आता है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स। अच्छा सर, फिर इन सब चीजों के बाद हम जो चल जाते हैं अपने, देन फिर सर पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है सर? पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, इसके बाद अच्छा सर, जैसे कि पहले हम पार्ट्स को डिस्कशन करेंगे, जैसे कि 25 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 1 में क्या आता है? यूनियन एंड स्टेट्स। सर पार्ट 2 में क्या आता है? सिटीजनशिप। तो ऐसे हमने 25 के 25 पढ़ लेने हैं। फिर उनके बाद हम उस पार्ट्स को भी अलग से पढ़ेंगे, प्रॉपरली पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सर पार्ट्स कहां तक पढ़ने हमने? पार्ट जो हमने पढ़ना है सर फर्स्ट टू फिफ्थ। सर 5 पार्ट स्टार्टिंग के बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि सर CAG, कैग। नेक्स्ट सर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अच्छा सर, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आएगा, नेक्स्ट फिर भाई हम पढ़ेंगे सर, हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा सर हमारा यूपीएससी। यूपीएससी। उसके बाद सर इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। सर जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, पार्ट्स के अंदर 1 to 4 के अंदर ही। और जो हम अपना लास्ट टॉपिक जो हम अपना पढ़ेंगे वो सर एजीआई। एक एजीआई भी पढ़ लेते हैं, है ना? अच्छा नेक्स्ट फिर यहीं पे सर अपने पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को खत्म करते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट। एंड सर जो मेरा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो तो भाई, तो सर ये होगा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ पॉलिटी।
सीधा सीधा हमने एक अपनी अप्रोच ली है एग्जाम ओरिएंटेड, बस सिर्फ इसके बेस पे सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपके प्रीवियस ईयर के बेस पे सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। चलो तो सर आज का जो हम टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो है सर बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जीएस को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो एक चीज और करनी पड़ती है कि सर अपने नोट्स अच्छे बनाओ। हमेशा क्या करना है कि नोट्स अच्छे बनाओ, रिवीजन अच्छे से करो, हर दिन नोट्स बनाओ, शाम को उसका रिवीजन करो, बस दैट्स इनफ फॉर द जीएस। इतना कोई बंदा अगर कर ले तो जीएस उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली जो भी चीजें मैं यहां पे नोट डाउन करवा रहा हूं उसको अच्छे से नोट डाउन करो, शाम को रिवीजन करो। अच्छा एक और चीज, फिर जैसे ही आपका ये पॉलिटी का सिलेबस खत्म होगा देन फिर मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, तो आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करके देखना कि हाँ भाई अब ये चीजें हो रही है, बट उससे पहले आपको नोट्स और रिवीजन हर दिन करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज कि जैसे ही मेरे ये अब से नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या काम करूंगा कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लेके आया करूंगा, कि जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा, क्लास हम आज की अपनी खत्म करेंगे, देन फिर उसके तुरंत ही बाद कम से कम डेली का 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं सर बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज का मेरा पहला टॉपिक है सर बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिक ऑफ पॉलिटी। चलो तो सर बेसिक ऑफ पॉलिटी, सर सबसे पहले हमें पता तो चले बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बेसिकली कि सर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है बताओ भाई, खुद सोचो पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। एक मिनट वीडियो को पॉज करो और अपने मन के अंदर लेके आओ कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखो चलो मैं बताता हूं स्टार्टिंग में, अ कलेक्शन ऑफ rule and laws that are necessary to run the governance of a country ठीक है भाई। बेसिकली कुछ रूल एंड लॉज होते हैं, क्या होते हैं सर कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो कि जरूरी होते हैं किसी भी कंट्री की शासन चलाने के लिए। बेसिकली किसी भी कंट्री का गवर्नेंस चलाने के लिए कुछ रूल और कुछ लॉज, उसी चीज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं, बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि बेसिकली हमारे जो भारत का संविधान है, हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज की फॉर्म में है, वो किस चीज की फॉर्म में है बताओ। क्या वो कहीं रखा हुआ है ऐसे कि पेजेस उठाए और रख दिए बताओ, या वो पत्थरों पे कहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एक बुक की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है भाई, एक बुक की फॉर्म में है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा एक और चीज अभी मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूं। बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं भाई, संविधान। और इस संविधान का मतलब ही होता है इक्वल लॉज, इक्वल, और धान का मतलब होता है लॉज। बेसिकली समान लॉज जो हर एक नागरिक के लिए सेम होंगे, हर एक नागरिक के लिए, हर एक सिटीजन के लिए, इंडिया के लिए बिल्कुल एकदम सेम रूल एंड लॉज बनेंगे जो कि उस कंट्री की गवर्नेंस को रन करने में हेल्प करेंगे। उसी चीज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देन सर अगर ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन है देन फिर पॉलिटी क्या है। हम तो यहां पे आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं ना, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन बताया। तो चलो अभी भाई हमारा नेक्स्ट ही पॉइंट है व्हाट इज पॉलिटी। तो भाई पॉलिटी क्या है सर, जो पॉलिटी है बेसिकली, अभी एक बात बताओ आप, हमने कुछ रूल एंड कुछ लॉज बना लिए, अब करें क्या इन रूल एंड लॉज का, तो सर इनका यूज भी तो कुछ होना चाहिए ना। यही चीज है बिल्कुल, टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन to putting the constitution in practice।
पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस। इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलिटी। बेसिकली इसी चीज का क्या कर दिया हमने, इसी चीज का हमने अब रूल कर लिया लागू। अच्छा, तो जैसे कि अभी मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा एक एग्जांपल से तुम्हारे लिए एक बात करता हूं कि तुम दोनों इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस जस्टिफाई कर देता हूं एग्जांपल लेके। जैसे कि सर अगर मैं बात करता हूं अभी एक एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा प्यारा सा, है ना। और इस एग्जांपल को, पहली चीज मैं एग्जांपल हमेशा ऐसे ही लूंगा हर जगह कि जो आपके आगे भी काम आए, और या फिर आपके एग्जाम में पहले से पहले वो एग्जांपल आ चुका होगा। जैसे कि सर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल देख लेता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या चीज बताई सर? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा सर, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपके पॉलिटी के अंदर आर्टिकल नंबर 17 जो है वो यही चीज बोलता है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा सर, ये चीज तो मैंने लिख दी, ये चीज तो मैंने अपना एक रूल बना दिया कि हाँ भाई अबोलिशन करना है किस चीज का सर? अनटचेबिलिटी का। अच्छा, फिर इस चीज के लिए अगर कोई इस चीज को फॉलो नहीं करता फिर क्या करेंगे? तो सर उसी चीज के लिए मैं कुछ लेकर आया, उसी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ लेकर आता हूं, वो आता है सिविल राइट एक्ट। सिविल राइट एक्ट 1976। क्लियर है भाई? तो अब मैं तुम लोगों से डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूं यहां पे कि सर व्हाट इज पॉलिटी एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आया सभी के कि सर व्हाट इज पॉलिटी एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल जो 17 है वो है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन अगर मैं बात करता हूं यहां, तो ये क्या है सर? ये है पॉलिटी। यही चीज है मेरी पॉलिटी। क्लियर भाई? इस सब चीज में अगर किसी को कोई दिक्कत आए, चलो भैया फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्पीड में। एक सेकंड में सेट कर देता हूं स्क्रीन को, है ना, थोड़ा सा सेट कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। एक सेकंड बस। क्लियर? अच्छा, उस चीज को दोबारा से नोटिफाई कर लेना सभी के सभी अपने नोट्स। एक स्टार्टिंग में ही क्लास के एक चीज बोली थी कि बस नोट्स अच्छे होने चाहिए, नोट्स परफेक्ट बनाना बिल्कुल एकदम। उसको दोबारा से लिख देता हूं मैं एक और बार रफ करके, ठीक है भाई? इस चीज को मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूं, चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा और नीचे को लिख देता है ताकि सभी को समझ भी आ जाए, है ना। लिखते रहना चीजों को अच्छे से। ये लो सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारा डिफरेंस क्लियर हुआ पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो अच्छा सर, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, अब हम सीधे सीधे से हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं पहले, ठीक है, फिर एंडिंग धीरे धीरे चलाएंगे अपनी। अच्छा, जो सर वाइट तो नहीं, येलो, चलो अच्छा, जो सर कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो होता है दो तरीके का, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ भाई, जैसे कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर क्या इसके अंदर कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ हो उसी चीज को हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित हो, जो लिखा ही ना गया हो, उस चीज को हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो अब हम इसके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं फटाफट। ये कितनी बार ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं पेपर में, व्हाट इज रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर अगर मैं बात करता हूं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जिसका मोस्टली पार्ट कैसा हो, जिसका सर मोस्टली पार्ट हो रिटन, जिसका मोस्टली पार्ट हो रिटन। अच्छा सर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मोस्टली पार्ट अनरिटन हो। मोस्टली पार्ट हो सर अनरिटन, बस। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी कंट्री का थोड़ा भी पार्ट लिखा ही ना गया हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना कि अनरिटन के अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट उसका लिखा जरूर जाता है, बट पॉइंट इज दिस कि उसका मोस्टली पार्ट अनरिटन होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली पार्ट रिटन होता है। क्लियर है भाई? चलो
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, ये बनाया जाता है, क्लियर। अच्छा, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये सिर्फ डेवलप किया जाता है। क्या किया जाता है? डेवलप। पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी चीजें बदलती जाती है, सिचुएशंस को देख के इसकी चीजें बदलती है। तो सर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेवलप। अच्छा, चलो एक और पॉइंट। अच्छा जी, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी, यूनिटरी फेडरल, यूनिटरी फेडरल एंड क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल। अच्छा सर, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सेकंड, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, unwritten constitution is unitary only, is unitary only। अच्छा, तो अभी आप सभी के मन में डाउट आया हो कि सर यूनिटरी फेडरल, क्वासी फेडरल ये चीज क्या है? अभी जस्ट ही नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसी को समझाने वाला हूं आप लोगों को। जो आपके डाउट होंगे वो सब मैं लेकर आया हूं, हर एक चीज, कि हाँ भाई कुछ भी चीज पॉइंट तुम्हारे ना समझ आए बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है भाई। चलो अच्छा, इसके अंदर एक और चीज लिख लेते हैं फटाफट, एक और पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे ही, नेक्स्ट पॉइंट। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्पीड में इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट एक और लिख लो, एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। अच्छा एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि जुडिशरी इज, जुडिशरी इज मोर पावरफुल, more powerful than legislature, than legislature, than legislature। ठीक है भाई, लेजिस्लेचर लिखा हुआ है। अच्छा इसमें क्या होता है सर कि यहां जो होता है लेजिस्लेचर इज मोर पावरफुल, legislature is more powerful than judiciary। क्लियर भाई? देन जुडिशरी। अच्छा सर, ऐसा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एग्जांपल कुछ सुना सुना सा लग रहा है, क्या सर? कि सर मोस्टली पार्ट रिटर्न हो। अच्छा हाइलाइटर यूज कर लेता है कि सर मोस्टली पार्ट कैसा हो भाई? रिटर्न भी हो। चलो बहुत बढ़िया बात है सर, मोस्टली पार्ट रिटर्न भी हो, मेड बनाया भी गया हो। अच्छा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी, फेडरल, क्वासी फेडरल, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा जुडिशरी इज मोर पावरफुल देन लेजिस्लेचर। अच्छा ऐसी कौन सी कंट्री लग रही है भाई जिसके अंदर जुडिशरी ज्यादा पावरफुल होती है लेजिस्लेचर से? चलो जी, अब इसके काम करते हैं, थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, एग्जाम्पल मैं साइड में इधर ही लिख देता हूं फटाफट, है ना। एग्जाम्पल किस चीज के सर? सबसे फेमस एग्जाम्पल इस चीज का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में तो भाई इंडिया ही है। इंडिया है नहीं है भाई? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है नहीं है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अच्छा
सर यहां की बात करें, अगर मैं अनरिटन की बात कर लेता हूं तो सर यहां है ब्रिटेन पहला, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा चलो सर, सर रिटर्न में और सर पाकिस्तान का भी लिख सकते हैं हम, पीए के भी लिख सकते हैं। क्लियर भाई, हम यहां पर पीए के भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट कनाडा, न्यूजीलैंड, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं भाई? अनरिटन। अच्छा सर इंडिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर भाई, काफी है, बस इतनी सब चीजें आपको समझने के लिए ये पॉइंट काफी है। बस रिटर्न और अनरिटर्न क्या अब आप सबको समझ आया? क्या भाई मोस्टली पार्ट जिसका रिटर्न होगा वो ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसका मोस्टली पार्ट अनरिटर्न वो अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। चलो तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ कुछ चीजें अपनी चलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया होगा, लिख लेना इस चीज को अलग से, ठीक है भाई। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा नेचर ऑफ पॉलिटी। नेचर ऑफ पॉलिटी कि भाई जो हमारी राज व्यवस्था है उसका बेसिकली नेचर कैसा है, ठीक है। अभी अभी जस्ट मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि हाँ भाई मैं भी आपको नेक्स्ट ही स्लाइड पर यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट का डिफरेंस बताऊंगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। बेसिकली यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो। क्या होती है भाई? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो, मतलब कि पावर्स का कोई बंटवारा नहीं हो, पावर्स का कोई बंटवारा नहीं हो। इस चीज को देख लेते हैं भाई। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स क्या हो? जहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, मतलब कि सिर्फ अगर कोई बंदा एक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका तुम्हें स्टार्टिंग से ही एग्जांपल दूं तो जैसे कि नॉर्थ कोरिया, आप लोगों को पता होगा ना नॉर्थ कोरिया में कि सिर्फ एक ही शासक का राज चलता है वहां पे। क्लियर, तो जो सिर्फ एक ही बंदा या एक ही पार्टी पूरी की पूरी कंट्री पे राज करे, बस कोई अदर कोई बंदा हो ही ना, उसके अलावा कोई भी नहीं हो, तो उसी चीज को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। कि हाँ भाई सारी की सारी पावर्स सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में हो, एक ही पार्टी के हाथ में हो, एक ही परिवार के हाथ में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहूं तो बेसिकली मोनार्की की चीजें यहां पे चलती है। क्या होता है यहां पे? मोनार्की। अच्छा सर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो भैया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, मतलब कि सर पावर्स का बंटवारा। फॉर एग्जांपल मैं अपने ही कंट्री की बात कर लेते हैं, हम अपने कंट्री की, इंडिया। जैसे कि सर पावर्स का बंटवारा होता है नहीं होता इंडिया में? फॉर एग्जांपल मान लो सेंट्रल लेवल, ये पूरा का पूरा ये इंडिया है, ये रहा हमारा भारत महान। क्लियर भाई, थोड़ा सा नीचे का हिस्सा नहीं बनाता मैं, अभी जरूरी नहीं है, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे सारे के सारे हिस्से अपने बनाएंगे इंडिया के। क्लियर, इस पूरे की एक गवर्नमेंट है, इस पूरे की एक गवर्नमेंट है, कौन सी है? जो पूरी पूरी सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्लियर, अच्छा अभी अभी तुम लोगों को जैसे कि पता होगा कि भाई वेस्ट बंगाल में चुनाव, वेस्ट बंगाल की बात नहीं करते, किसी दूसरी उसकी बात कर लेता, दूसरे स्टेट की। वेस्ट बंगाल में तो दोबारा से बीजेपी आ गई ना, ठीक है भाई। मान लो कोई भी स्टेट ले लो यार, फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्टेट है और इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट चीजें चलाती हैं यहां पे। अच्छा तो सर अब देखो सेंट्रल में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी। और मान के चलो इस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी है। और यहां कौन सी पार्टी है? सर बीजेपी। क्या सर पावर का बंटवारा हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। इस स्टेट के अंदर कांग्रेस अपने हिसाब से काम करेगी, जो भी उसको करना है। बट क्या पूरी की पूरी जिस टाइम पे पूरी की पूरी कंट्री के डिसीजंस लेने की बात आएगी तो वहां पे क्या इससे कुछ पूछा जाएगा? सर नहीं पूछा जाएगा, बीजेपी खुद कर लेगी जो करना होगा। क्लियर, तो यहां पर क्या हो रहा है भाई? फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होती है कि सर पावर्स का बंटवारा। क्लियर भाई, इतनी सब चीजें तुम्हारे समझ आई? इसको क्लीन करते हैं फटाफट, हो ही नहीं रहा। ऐसे करना पड़ेगा, एक सेकंड भाई।
तो चलो, तो यहां था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। क्या था भाई? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। चलो भाई, अच्छा, फिर इसके बाद अभी इसमें मैं तुम लोगों को एक दो पॉइंट तुम्हारे और भी ऐड करवा देता हूं कि यहां ओनली वन गवर्नमेंट रूल करती है, ओनली वन गवर्नमेंट रूल, वन गवर्नमेंट रूल करती है। अच्छा सर, और क्या क्या? अभी जैसे कि मैंने इससे पहली स्लाइड पे आपको एक और चीज बताया था कि यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहां की एक और खास बात होती है कि हमेशा ये लेस पॉपुलेटेड कंट्री के ऊपर लागू होता है, लेस पॉपुलेटेड कंट्री, लेस पॉपुलेटेड कंट्री, लेस पॉपुलेटेड कंट्री। अच्छा सर, ऐसे ही कुछ पॉइंट हम फेडरल गवर्नमेंट पर भी पढ़ लेते हैं फटाफट। चलो भाई, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, अच्छा, यहां डुअल गवर्नमेंट रन होती है, जैसे कि अभी अभी जस्ट मैंने बताया, यहां डुअल गवर्नमेंट रन होती है, डुअल गवर्नमेंट रूल करती है। अच्छा, कौन सी सर? सर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और सर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट। अच्छा सर, यहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? बेसिकली यहां पर होता है अनरिटन, यहां पे अनरिटन कर लेना, अनरिटन होता है। सर यहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, जो मोर पॉपुलेटेड कंट्री होती है, मोर पॉपुलेटेड कंट्री में फेडरल सिस्टम देखा जाता है मोस्टली। चलो, क्या अब तुम लोगों को समझ आया कि हाँ भाई यूनिटरी क्या है और सर फेडरल गवर्नमेंट क्या है? ठीक है भाई। अच्छा, इन सब चीजों के बाद अभी हम बात कर लेते हैं अपने प्यारे देश भारत के बारे में। चलो, तो अभी तुम लोग बताओ फटाफट मुझे कि सर इंडिया के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट होगी? यूनिटरी होगी या फेडरल होगी, या यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट? तो चलो अभी फटाफट एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं फटाफट, एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं पहले फटाफट, एक नोट पॉइंट लिखते हैं। चलो जी, एक नोट पॉइंट लिखो, क्या कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अच्छा सर, कितनी बार ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसने बोली थी? सर तो ये स्टेटमेंट जो बोली गई है वो बोली थी केसी वेयर ने, केसी वेयर ने। इस चीज को भी तुम अच्छे से याद रखोगे, कितनी बार ये स्टेटमेंट भी पूछ लेता है कि हाँ भाई इंडियन गवर्नमेंट इज क्वासी फेडरल, किसने बोली थी ये स्टेटमेंट, किस बंदे ने बोली थी? तो आप ये चीज बता दो कि इंडियन गवर्नमेंट इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल बाय केसी वेयर। क्लियर? इतना पॉइंट तुम्हारे आया समझ में? अच्छा सर, मैं बात कर लेता हूं कि ना यूनिटरी ना फेडरल, तो सर व्हाट इज क्वासी फेडरल? भाई क्वासी फेडरल ये होता है कि फेडरल के गुण बहुत ज्यादा और यूनिटरी के गुण बहुत कम, उसी चीज को हम बोलते हैं क्वासी फेडरल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब यूपीएससी के चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? सर प्रेसिडेंट करता है। तो भाई जब प्रेसिडेंट कर रहा है तो सिर्फ अकेला एक ही बंदा काम कर रहा है, सिर्फ अकेला एक ही बंदा उस चीज को देख रहा है, तो उसी चीज को हम क्या बोल देंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सर जैसे कि डुअल गवर्नमेंट रूल, डुअल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर में पावर्स का बंटवारा, तो सर फेडरल गवर्नमेंट रूल। चलो देन फिर, बट फेडरल के गुण ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल।
अब लो भाई फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आएगा, अच्छा आप लोगों को यूनिटरी और फेडरल अच्छे से समझ आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वासी फेडरल। चलो भाई अच्छा एक बार देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने बनाए हैं, बेसिकली ये अभी तक आप सभी ने पढ़ चुके हो आप अच्छे से इन सब चीजों को। चलो भाई तो अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड और डेवलप। हाँ भाई डेवलप किया गया था, बनाया गया था सर, बनाया गया था। चलो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। हाँ जी भाई गवर्नेंस सिस्टम के बेस पे कैसा है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन मोनार्की। बताओ फटाफट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट मतलब क्या भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है सर, बिल्कुल किया जा सकता है, बट कुछ चीजों पे बदलाव नहीं भी किया जा सकता। तो इस चीज को याद रखना कि रिजिड और फ्लेक्सिबल सर, नॉर रिजिड, नॉर रिजिड, नाइदर फ्लेक्सिबल। नाइदर फ्लेक्सिबल। अच्छा सर ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेशन, जस्ट अभी अभी हम पढ़कर आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेशन, जस्ट अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि यूनिटरी और फेडरल कैसी गवर्नमेंट है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉसी फेडरल है, कॉसी फेडरल। क्लियर है क्या इतनी बातें तुम्हें? चलो अच्छा एक और पॉइंट लिख लो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन कैसा है भाई, कंपाइलेशन के बेस पे जस्ट अभी अभी मैंने तुम्हें बताया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन और अनरिटन। इस चीज का आंसर तुम खुद में खुद लिख लेना, पढ़ा चुका हूं बिल्कुल अच्छे से एकदम। ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो भाई अब कुछ नोट पॉइंट है, फटाफट इन नोट पॉइंट को क्लियर करते हैं। अच्छा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है भाई, सर इंडिया का है, सर इंडिया का है। अच्छा सर इंडिया का है बिल्कुल। अच्छा ऑन द बेसिस, यहां से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से सर दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो पूछता है वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड सबसे बड़ा किसका है, और एक पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल सबसे बड़ा किसका है। तो भाई याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बेस पे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है भाई, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन इंग्लिश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन इंग्लिश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन इंग्लिश प्रेम बिहारी नारायण। नारायण। अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन हिंदी, इट्स वसंत कृष्णा वैद। चलो जी अच्छा यहां से एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना भाई, कितनी बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें पूछता कि वो किस किस भाषा में लिखा गया था। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अच्छा यहां से एक डेट और लिख लेते हैं भाई, एक डेट और लिख लेते हैं कि इंप्लीमेंटेशन डेट, इंप्लीमेंटेशन डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई किस दिन हमारा संविधान लागू कर दिया गया था, लिख लो भाई 26 जन 1950। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंप्लीमेंटेशन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है भाई क्या है 26 जन 1950। ये बहुत सारी डेट्स आएंगी, लिखवाता चला जाऊंगा अभी मैं। अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के। अच्छा भाई ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हमेशा याद रखना कि जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के वो तीन होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला लेजिस्लेचर, देन फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। फिर क्या होता है, जुडिशरी।
तो अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर क्या काम करता है? लेजिस्लेचर हमेशा लॉज को बनाने का काम करता है। क्या करता है भाई? लॉज को बनाने का काम करता है। और एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है? टू एग्जीक्यूट लॉ, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, टू एग्जीक्यूट लॉ। चलो अच्छा, और जुडिशरी क्या काम करता है? टू जुडिशियल रिव्यू। टू जुडिशियल रिव्यू भाई वो उस लॉ को चेक करने का काम करता है कि हाँ भाई जो यहां से ये लॉ बनाया, यहां इन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, फिर वो चेक करता है कहीं ये लॉ गलत तो नहीं है। अगर ये लॉ गलत बन गया तो फिर वो उसको रद्द कर देता है, वॉइड कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है उस लॉ को कि हाँ भाई ये लॉ देश के सिटीजन्स के लिए ठीक नहीं है, तो भाई हम इसको खत्म कर देते हैं। क्लियर भाई? जुडिशरी। अच्छा, अब अगर जो मैं तुम लोगों से बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर मैं इसके अंदर की बात करता हूं कि भाई इन तीनों के बीच पावर्स का बंटवारा कैसा है, उसी बंटवारे को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। क्या बोलते हैं भाई? उसी चीज को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अच्छा, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि बेसिकली इन तीनों के कार्य कैसे हैं? अलग अलग है। इन तीनों के काम कैसे हैं? अलग अलग है। बट ये तीनों एक दूसरे पर रोकथाम लगा सकते हैं, ये तीनों एक दूसरे पर रोकथाम लगा सकते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो हमेशा याद रखना भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कैसी है सर? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। चलो क्लियर भाई? अच्छा, अब कुछ कुछ चीजें और समझ लेते हैं थोड़ी सी कि सर एक तो लेजिस्लेचर, इनको थोड़ा सा एक बार एक दिमाग में एक डिजाइन ड्रॉ कर लेता है अपना, किस चीज को लेके? क्या भाई लेजिस्लेचर को लेके, एग्जीक्यूटिव को लेके और जुडिशरी को लेके। तो चलो आज फटाफट सीख लेते हैं इस चीज को भी। अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर की, किसकी? लेजिस्लेचर की। अच्छा सर, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है भाई? अभी अभी जस्ट बताया, टू मेक लॉज, टू मेक लॉज। अच्छा, लेजिस्लेचर हमेशा दो तरीके की होती है, दो तरीके से वर्क करती है। कैसी सर? एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक तो स्टेट पे गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, एक तो स्टेट। अच्छा, दूसरा सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। चलो सर, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। पहले ही स्टार्टिंग करते हैं अपनी सेंट्रल लेवल से। कहां से स्टार्टिंग करते हैं भाई? सेंट्रल लेवल से। सेंट्रल लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा सर, सेंट्रल लेवल में क्या होती है? सेंट्रल लेवल पर होती है मेरी पार्लियामेंट। क्या होती है भाई? हमारी पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पर होती है हमारी पार्लियामेंट। अच्छा सर, पार्लियामेंट कितने पार्ट्स पार्लियामेंट के? हमेशा याद रखना पार्लियामेंट के होते हैं 3 पार्ट, एक लोकसभा, एक प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट और फिर कौन होता है? एक होता है राज्यसभा। अच्छा जी, इसी लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस बोलते हैं। अब इस चीज को अपने बिल्कुल एकदम दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट कर लेना कि हाँ भाई लेजिस्लेचर होती है 2 तरीके की। पार्लियामेंट के अंदर 3 पार्ट्स लिख देता हूं मैं यहीं पे अलग से। पार्लियामेंट के अंदर कितने पार्ट्स भाई? 3 तो पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं और 2 हाउसेस होते हैं। 2 हाउसेस। और सर हाउसेस कौन से? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। और 3 पार्ट कैसे सर? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर जो मैं बात करूं तुम्हारी स्टेट लेवल की, अगर जो मैं बात कर लेता हूं फटाफट कि हाँ भाई यहां साइड में देख लेते हैं स्टेट लेवल। चलो स्टेट पर होती है, स्टेट लेवल पे जब मैं चला तो स्टेट लेवल और स्टेट के अंदर होता है लेजिस्लेचर।
जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। अच्छा सर यहां क्या होता है, यहां पर भी सेम तीन पार्ट और दो हाउसेस। क्लियर भाई। एक तो होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होती है मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक आ जाता है गवर्नर। क्लियर भाई। ये सब चीजें होती है मेरी स्टेट के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर एंड स्टेट असेंबली। क्लियर भाई। अच्छा इनके मेंबर्स को क्या बोला जाता है, MLC, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा इनके मेंबर्स को क्या बोला जाता है, MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर भाई। अच्छा अगर मैं बात करूं कि सर पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है MPs। क्या बोलते हैं भाई हम, MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा से बिलोंग करता हो चाहे फिर वो राज्यसभा से बिलोंग करता हो। क्लियर भाई, इतनी सब चीजें। अच्छा लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही मैं अपर हाउस बोलता हूं, अपर हाउस इन स्टेट। अच्छा और लेजिस्लेटिव असेंबली को मैं लोअर हाउस बोलता हूं, लोअर हाउस। क्लियर भाई। ये पूरा का पूरा डिजाइन आया तुम्हारे समझ में कि हाँ भाई लेजिस्लेचर किस तरीके से वर्क करती है। यहां भी तीन पार्ट्स है, दो हाउसेज है, और पार्लियामेंट में भी तीन पार्ट है, दो हाउसेज है। क्लियर भाई, ये सारी की सारी चीजें आई तुम्हारे समझ में। चलो तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को अभी के भी हम खत्म करते हैं यहीं से, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे चीजें, तो आपको जीएस के प्रति कुछ डाउट जो मन में होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके खत्म होते चले जाएंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी का अगला ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आएंगे। बहुत अच्छा, चलो थैंक यू।